अच्छा ये बताओ यार, क्या तुम लोग ऐसे कोई इंडियंस को जानते हो जो कि ग्लोबली बहुत फेमस हो? मैं तो सिर्फ एक ही इंडियन को जानती हूँ जो कि वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। ही इज द ग्रेटेस्ट। वो है द ग्रेट महात्मा गांधी। ऐसा रेवोल्यूशनरी इंसान जिसने नॉन वायलेंस का डंका बजाया और ये बताया कि कोई भी लड़ाई नॉन वायलेंस के थ्रू भी जीती जा सकती है, जो कि हमें पता ही नहीं था। हमारे लिए तो लड़ाई मतलब वायलेंस। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल मतलब गांधी जी को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाएगा कि भाई हमें इंडिया को आजाद करवाया। एंड मतलब उनको अभी टाइटल है द फादर ऑफ द नेशन। उससे बड़ा और टाइटल क्या हो सकता है? उन्होंने उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल का तरीका उन्होंने जो चुना नॉन वायलेंस, वो बहुत ही यूनिक था, जो कि अननोन था उस टाइम। लोग सिर्फ वॉर्स लड़ते थे, वॉर लड़के या फिर कुछ वायलेंस करके अपना हक जताने की कोशिश करते थे। उन्होंने नॉन वायलेंस किया, फास्टिंग की भी मदद से उन्होंने हमें जितवाया इंडिया। और सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़े आदर्श जैसे कहते हैं प्रूव हुए अपने इन कामों के लिए। बिल्कुल, मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, और भी बहुत सारे देश थे जो पॉवर्टी में घिरे हुए थे, लोग दबे हुए थे। उनको भी मोटिवेशन मिला कि इंडिया जैसा देश अगर आजाद हो सकता है तो हम क्यों नहीं, क्यों ना हम भी आगे बढ़े। इस तरह उन्होंने मोटिवेशन दिया। और फिर वो मेंटोर रहे, आदर्श जिन्हें, जैसे मार्टिन लूथर किंग के, दलाई लामा के, नेल्सन मंडेला के। बिल्कुल, मतलब एक जैसे कहते हैं वर्ल्ड में पीस की एक पहाड़ से लाया। हाँ, और सही राइट्स वाला मूवमेंट चलाया। अब ब्लैक लोग इतने सालों से दबे हुए थे व्हाइट पीपल्स के अंडर, तो फिर महात्मा गांधी ने जो यहाँ शुरू किया रिवॉल्यूशन, फिर वहाँ के ब्लैक लोगों ने भी वहाँ पे रिवॉल्यूशन शुरू किया, और फाइनली उन्हें भी एक इक्वल राइट मिला। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने रेवोल्यूशन शायद वहीं से स्टार्ट किया, साउथ अफ्रीका। वहीं से स्टार्ट किया था, जब उनके साथ जाती हुई, जब उन्हें एक ट्रेन से निकाल दिया गया क्योंकि वो एक ब्राउन स्किन थे वो, उन्हें फेंक दिया गया। वो एक और इंसिडेंस है साउथ अफ्रीका में कि वो फुटपाथ पे चल रहे थे या मेन रोड पे चल रहे थे, ऐसा कुछ था, तो उन्हें वहां से लात मार दी गई कि तुम यहाँ नहीं चल सकते। वहाँ पे एरिया फिक्स थे कि ये व्हाइट लोगों का एरिया होगा, ये ब्लैक लोगों का एरिया होगा, तो यहाँ पे व्हाइट के अलावा और कोई कलर वाली स्किन वाला इंसान नहीं आ सकता, इसलिए उन्हें ह्यूमिलेट किया गया उस देश में। तो मुझे तो लगता है कि वो ये ब्लैक लाइव्स मैटर या ब्राउन लाइव्स मैटर अगर हम बोलें तो सबसे पहले तो वही हुए खड़े। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इक्वल राइट के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की है। हमारे इंडिया में भी हर टाइप की इतने सारे रिलीजन्स थे, इतने सारे ऐसे लोग थे जिन्हें हरिजन या आजकल जिन्हें दलित कहा जाता है, उनके लिए भी फाइट किया। और इसी से मैं एक दूसरे इंडियन जिन्होंने रियल में दलित के लिए फाइट किया, उनका नाम भी लेना चाहूंगा, जो ग्रेटेस्ट इंडियंस में से हैं, B.R. अम्बेडकर। हाँ बिल्कुल, आई एग्री। तो हम भूल ही नहीं सकते वो इंसान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना के गए। उनके बिना हमारा कुछ होता ही नहीं। हमारा देश मतलब आजाद होने के बाद किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है। हाँ, क्योंकि हमारा देश एकदम इतना ऑलरेडी पिछड़ा हुआ था, ऊपर से हमारे देश में चल रहा था कि पिछड़ी हुई जाति को तो एजुकेशन तो देना ही नहीं, और उसी जाति से निकल के इतना एक बड़ा जीनियस हुआ जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उससे बड़ा और क्या हो सकता है? आई एग्री। चलो, ये तो हो गए अपने रेवोल्यूशनरीज। और कौन से इंडियंस हैं जिनके बारे में तुम लोग जानते हो जो कि ग्लोबली बहुत फेमस है? ग्लोबली और फेमस में कह सकते हैं जैसे मदर टेरेसा। उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, और उन्होंने मतलब बहुत सारी कंट्रीज में काम किया। उनका मिशन 123 कंट्रीज में चलता था, पर सबसे ज्यादा जो उन्होंने हेल्प की और एक कॉज के लिए काम किया वो था इंडिया, और खासकर बंगाल में, कोलकाता में। तो मदर टेरेसा भी इन्हीं ग्रेटेस्ट इंडियंस में से है जिन्हें वर्ल्ड में हर जगह जाना जाता है। हाँ, हम तो इंडियन थी, मतलब उनने नेशनैलिटी अपना ली थी। हाँ, वो अल्बेनियन थी बाय बर्थ, पर इंडियन नेशनैलिटी उन्होंने 50s में अपना ली थी। ओके, ऐसी एक और इंडियन को मैं जानती हूँ जो कि वर्ल्ड फेमस है, और वो भी हमारी मॉडर्न टाइम्स की, वो है प्रियंका चोपड़ा।
हमारी बिल्कुल अपनी देसी गर्ल जिसने विदेश हाँ में अपना क्रेज फैला दिया और निक बिल्कुल जोनस को हमारा जीजा बना दिया। सही बात है। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद प्रियंका चोपड़ा। आई मीन अगर किसी को पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी हो ना तो प्रियंका चोपड़ा से सीखो कि पर्सनल ब्रांड बनाना क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारी इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का वर्ल्ड लेवल पे कोई रिकॉग्निशन नहीं था आज तक, हाँ फिल्म इंडस्ट्री का, और प्रियंका चोपड़ा ने वो किया। सबको पता है कि इंडिया भी कोई चीज है भैया। जब उसका वो जो इंटरनेशनल टीवी शो जो हुआ था क्वांटिको, ठीक है, हाँ तो हाँ वहां उनके मेकर्स को पता ही नहीं था कि प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड रह चुकी है और इतनी बड़ी मतलब मूवी स्टार है। जब उन्हें हाँ आइडिया हुआ, जब शूटिंग मतलब आधी हो चुकी, तब उन्हें जब पता चला कि ये इतनी बड़ी सुपरस्टार है, तो उनने उसको ही यूज करके मतलब उसकी जो पर्सनल ब्रांड है उसको मतलब हाँ फेस बनाया क्वांटिको का, और बस वो चल पड़ी। मतलब उन्हें समझ में आया कि मतलब वो कोई मामूली इंसान नहीं है। हाँ, फैन फॉलोइंग उनकी इतनी ज्यादा हाँ सपोर्टर्स हैं, और उनके नजरिए भी बहुत अच्छे, थॉट्स प्रोसेस अच्छे, फेमिनिस्ट है वो, हाँ और औरतों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है वो और वो बहुत ही ही। ना ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ के मतलब हाँ सब लोग पापा या दादा लोग हैं उनके आगे चल रहे हैं, वो सेल्फ मेड हाँ, वुमेन है। सेल्फ मेड वो, या राइट, बिल्कुल। ऐसे ही मुझे मिंडी कैलिंग भी बहुत पसंद है। अगर तुम लोगों ने नेवर हैव आई एवर देखा है नेटफ्लिक्स पे तो तुम लोग को समझ आ हाँ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, मतलब ट्रेलर वगैरह देखा है, और बहुत ही फेमस सिटकॉम है वो, इतना मुझे पता है, पर बाकी डिटेल में नहीं पता मुझे। मिंडी कैलिंग बहुत ही फेमस राइटर और क्रिएटर हैं, ठीक है, हाँ और वो जितनी फैबुलस एक्टर्स हैं उससे भी ज्यादा गजब वो राइटर है। मैंने सबसे पहले उन्हें ओके, देखा था एक शो में जिसका नाम है द ऑफिस, जो कि बहुत फेमस है। हाँ, द ऑफिस तो या वो अल्टीमेट है। शो मुझे नहीं पसंद इतना, लेकिन उसमें जो हाँ हाँ, मिंडी कैलिंग का कैरेक्टर है, ओके, कैली कपूर हाँ जो रहती है वो उसमें, हाँ हाँ हाँ, वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है उनका, तो आई राइट। लव मिंडी कैलिंग। नहीं, उनका मतलब मैंने एज अ सिनेफाइल उनके प्रोजेक्ट्स जरूर देखे हैं, जैसे कि द मिंडी प्रोजेक्ट या उन्होंने काम वो किया, शो भी बहुत अच्छा है। वो भी बहुत अच्छा है। मतलब मैंने देखा नहीं है, पर मैंने पढ़ा जरूर है कि वो मतलब एक्सेप्शनल राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ है। हाँ हाँ, वो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है यार। प्रोडक्शन हाउस है, सब कुछ वो अकेली बंदी कर लेती है इतना हाँ कुछ। वही तो, और शी इज अ सिंगल मदर, हाँ हाँ, तो ये भी मतलब मैंने यही है पढ़ा था। कि पर्दे के पीछे भी शी इज अ सुपर वुमेन और पर्दे के हाँ, आगे भी सुपर या सही। और ऐसा ही एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट करना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखे। या और कौन से फेमस इंडियंस को जानते हो तुम लोग? अब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँ कि इंडियन सिनेमा और बंगाल सिनेमा से जो आए थे सत्यजीत रे, सो वो हमारे इंडिया फादर ऑफ तो नहीं है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा नहीं है, पर मतलब उनका सिनेमा ऐसा था जिसने आज के टाइम के और पुराने टाइम के जितने भी वर्ल्ड के रिनोन्ड डायरेक्टर्स, राइटर्स हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के अलग अलग देशों के, उनको मोटिवेट किया, उन्हें इंस्पायर किया। जैसे कि मैं कुछ नाम लूं तो मार्टिन स्कॉर्सेज, क्वेंटिन टेरेंटिनो, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, ईरानियन डायरेक्टर माजिद मजीदी, उन्होंने तो इवन एक मूवी बनाई है और उसको कहा है कि इस मूवी का पूरा मैं ये मूवी बना रहा हूँ सिर्फ सत्यजीत रे के लिए, इस तरह का क्रेडिट दिया। तो सत्यजीत रे मतलब बहुत ही बड़े रिनाउंड वो थे, वर्ल्ड सिनेमा में नाम कमाने वाले एक इंडियन थे। एक उनकी स्टोरीज पे बेस्ड एक शायद नेटफ्लिक्स स्पेशल भी कुछ आया था, शो आया था कि सीरीज आई थी रे कुछ करके। हाँ, अभी रे करके एक रिसेंटली लास्ट ईयर एक सीरीज आई थी जिसमें 4 अलग अलग कहानियां थी। सो वो कहानियां लिखी हुई थी सत्यजीत रे ने अपने टाइम पे, जो कि पब्लिश नहीं हुई थी। तो उनको अभी के जो नए यंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने उनको अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। ओके, मैंने देखी नहीं है वो, बट लेकिन अब सत्यजीत रे के बारे में जान गई हूँ तो मुझे लगता है अब देखनी चाहिए। हाँ, नहीं देखनी चाहिए। इवन सत्यजीत रे की एक ट्रायलॉजी है, अपू ट्रायलॉजी नाम है उसका। तो जो पूरे वर्ल्ड में, हमारी पूरी वर्ल्ड में जितनी सिनेमा है उनमें टॉप 100 में वो तीनों मूवीज हैं, और इंडिया से गई हुई वही सिर्फ तीनों मूवीज हैं। तो आप सोचिए कि उनका कंट्रीब्यूशन सिनेमा में कितना होता है। हाँ यार, ये तो सच में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं।
सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, राइटर भी हुए फिर तो। हाँ हाँ, राइटर। ओरिजिनली पुराने टाइम पे एक्चुअली डायरेक्टर्स थे वो सारे राइटर्स भी थे। कोई भी किसी और से कहानियां नहीं लिखवाता था, वो खुद ही लिखते थे और खुद ही डायरेक्ट करते थे। और तनु, तुम कौन से ऐसे इंडियन को जानती हो जो कि ग्लोबली बहुत फेमस है? यार तुम लोग फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हो और हमारे ग्रेटेस्ट जो शोमैन है उन्हें तो भूल ही गए, राज कपूर साहब। अरे बिल्कुल। उन्हें कैसे ही भूल सकते हैं, मतलब उनका जितने वो फेमस थे रशिया और चाइना में, मुझे लगता है उनके बाद कभी कोई इतना फेमस नहीं हुआ है। वही ना, मेरा जूता है जापानी वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके गाने कहते हैं कि रशिया के टैक्सी ड्राइवर जो रहते थे उनके हमेशा बजते होते थे उस टाइम, तो वो मतलब आपको फ्री में घुमाने के लिए रेडी हो जाते थे। आप इंडिया से, अच्छा राज कपूर साहब हमारे हीरो हैं, ऐसा वाला। अरे बिल्कुल, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। राज कपूर को पता था कि मूवी प्रेजेंट कैसे करनी है, मूवी में क्या दिखाना है, मतलब इसीलिए उनको शोमैन ऑफ कहा जाता था। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए यार, बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे उनका मेरा नाम जोकर, किसी ने देखी है? हाँ मैंने देखी है। हाँ मैंने देखी, मेरी बचपन में फेवरेट मूवी हुआ करती थी। यार तुमने बचपन में उसे समझ लिया, मतलब उस टाइम पे लोग नहीं समझ पाए, वो फ्लॉप हो गई थी उस टाइम। हाँ नहीं, वो फ्लॉप हुई थी और वो बहुत ही टाइमलेस मूवी है डेफिनेटली। उसमें यार रोना बड़ा आता है यार। हाँ वो तो है ही, वो उसकी पूरी लाइफ की स्टोरी 3 फेजेस में जो उन्होंने दिखाई है। कहते हैं कि वो राज कपूर की लाइफ पे है, ऐसा कुछ भी मैंने सुना है। पता नहीं, अब हो सकता है कि मोस्टली जो उनकी मूवीज थी वो खुद ही लिखते भी थे, वही कहानी लाते थे, तो शायद हो सकता है वही हो, उनकी कहानी पे हो। ऐसे ही एक फेमस इंडियन को मैं भी जानती हूँ और जो पूरी दुनिया में पिछले साल फेमस हो गए, बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। फेमस तो थे ही और डबल फेमस हो गए, वो थे JRD टाटा। क्योंकि उन्हें ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर माना गया। दरिया दिली के बिल्कुल उनका नाम सबसे पहले, मतलब मान गए, मतलब जो टाटा स्टील का मालिक है, जिसने टाटा स्टील चालू किया, उनने मतलब सबसे बड़ा, मतलब जो सबसे बड़ा उद्योगपति सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। वही तो सबसे खास बात है। और सिर्फ JRD टाटा नहीं, पूरी टाटा फैमिली ही मतलब बहुत ही ज्यादा दानवीर है। हम इस लिस्ट में पूरी फैमिली का इवन नाम ले सकते हैं। इवन शुरुआत जहाँ से हुई थी जमशेदजी टाटा, जिन्होंने जमशेदपुर बनाया था शहर, और जिन्होंने टाटा स्टील जो पहली टाटा कंपनी थी वो बनाई। फिर आए JRD टाटा जिन्होंने एयर इंडिया बनाया। सबसे खास बात, इंडिया ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा था, और जो JRD टाटा है वो पहली बार प्लेन लेके आए इंडिया में। पहला प्लेन उड़ाने वाला इंसान JRD टाटा था। सही बात, मतलब वो तो अपने समय से भी आगे थे, वो बहुत आगे थे, बहुत आगे। कहते हैं एयर इंडिया की फर्स्ट फ्लाइट उन्हीं ने उड़ाई थी खुद। एयर इंडिया की भी फर्स्ट फ्लाइट, और मतलब जब एयर इंडिया नहीं बना था तो भी इंडिया में पहली फ्लाइट ही उन्होंने उड़ाई थी। उन्होंने उड़ाई थी ये जो कमर्शियल एयरलाइंस थी, कराची, अहमदाबाद से बॉम्बे, खुद से उड़ा के ले गए। हाँ, खुद उड़ा के ले गए थे। और एयर इंडिया और टाटा फैमिली की खास बात ये, जैसे अभी जो ये भारत रत्न और सारे अवार्डीज है ना, जो भी सिविलियन अवार्ड्स है हमारे इंडिया के, उन लोगों को लाइफ टाइम फ्री ट्रैवल है एयर इंडिया। अरे वाह, नहीं पता थी मुझे भी नहीं मालूम थी ये, मतलब कितनी बड़ी बात है एयर इंडिया। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए जितना बहुत फाइट किए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसी बातें तो अपन रतन टाटा की भी सुनते रहते हैं ना, कि वो हाँ वो भी बहुत ही दानवीर और मतलब इंडिया को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले इंसान है। या बिल्कुल यार। हमारे घरों में बचपन में एक डायलॉग होता था कि नमक से लेके स्टील से लेके हवाई जहाज, हर जगह अगर आपको कहीं नाम दिखेगा तो वो होगा टाटा। टाटा ऐसी कंपनी है जो इंडिया में हर चीज में, हर प्रोडक्ट में आपको टाटा नाम मिल ही जाएगा। इवन रिसर्च में, हॉस्पिटल्स में। हाँ, सबसे खास। हाँ, अब अपनी फील्ड में TIFR JRD टाटा ने बनाया, TISS सोशल सर्विसेज का JRD टाटा ने बनाया। हाँ, कैंसर हॉस्पिटल भी उन्होंने ही बनवाया था। उनके कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं शायद।
यही है, पांच फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं टाटा के। मुझे पहले ना ये लगता था कि टाटा जो नमक आता है अपने घरों में, मुझे लगा एवे ही लिख दिया होगा, लेकिन जब बड़े हुए तब समझ में आया ये तो टाटा लोगों का ही प्रोडक्ट है। हाँ, बचपन में वही समझ नहीं आता था, हर जगह ये टाटा क्यों लिख रखा है। बाद में अभी समझ आने लगा कि हर A to Z हर प्रोडक्ट टाटा का ही है। हाँ, मतलब मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली फास्ट ट्रैक की घड़ी खरीदी थी, मुझे नहीं मालूम था ये टाटा की है। ये टाटा की है, टाटा का नाम है भाई। टाइटन कंपनी टाटा, वोल्टास टाटा का, लैक्मे टाटा का। हाँ, बताओ, मतलब ऐसा, मतलब जिस इंडियन के घर में टाटा नहीं है, मतलब वो इंडियन ही नहीं है। मुझे तो लगता है इंडियन ही नहीं है। सही बात है। सबसे बड़े देशभक्त हैं टाटा। हाँ, ये बात भी है। हाँ, ये तो है। और कौन से फेमस इंडियंस को जानते हो तुम लोग? उन्होंने हेल्प की थी। उन्होंने काफी डोनेशन वगैरह, वो उसमें हमेशा आगे होते हैं। हाँ यार, वो तो है। रतन टाटा वैसे मतलब मुझे तो बड़े अच्छे कूल से लगते हैं। हाँ, उनके आइडियल्स पे चल रहे हैं अपने पुरानी टाटा फैमिली के सब लोग। और कौन से इंडियंस को जानते हो तुम लोग जो कि ग्लोबली फेमस है? अब हमारे अपने रिसर्च फील्ड में अगर बात करें तो APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने इंडिया को एम्पावर किया। मतलब हमारे पास कुछ नहीं था बोलने को कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, फाइट करने को हमारे पास ज्यादा वेपन्स नहीं थे। APJ अब्दुल कलाम ने उस चीज में बहुत हेल्प की, अलग अलग टाइप की मिसाइल्स बनवाई, पृथ्वी और भी बहुत सारी मिसाइल्स के डिजाइन उन्होंने बनाए, और फिर एयर स्पेस प्रोग्राम में भी उन्होंने बहुत हेल्प की। DRDO में वो रहे, इसरो में वो रहे। मुझे लगता है कि जैसे जब भी मिसाइल या रॉकेट्स की बात होती है APJ अब्दुल कलाम का नाम आता है, लेकिन अभी सोनी लिव पे एक कुछ नया शो आने वाला है। मैंने उसका ट्रेलर देखा था, रॉकेट बॉयज। मैंने भी देखा था। हाँ, मतलब हमें विक्रम साराभाई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विक्रम साराभाई प्लस होमी जहांगीर, इन दोनों ने, और इनके बाद आए APJ अब्दुल कलाम। इन तीनों ने मिलके हमारा इंडिया का जो पूरा स्पेस प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, इन सबको पूरा चेंज कर दिया। कमाल है यार। मुझे लगता है कि अपनी लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली, और मुझे लगता है होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पॉडकास्ट को तो खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। चलो अब हम और देखते हैं और कौन है इन लिस्ट में जो और ग्लोबली हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने वाले हैं। आई विश हम भी फ्यूचर में उस लिस्ट में शामिल हो। बिल्कुल। चलो, ओके बाय। चलो, ओके बाय।